जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अपना जो परसेंटेज टॉपिक चल रहा है, परसेंटेज टॉपिक में अपने लास्ट के 3 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों सेशनों में मैंने आपको केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं और मैंने आपसे बोला है कि अपन को हर एक टॉपिक का जो बेसिक होता है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, हर एक तरीके से परफेक्ट तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि अपना जितना अच्छे से बेसिक होगा उतनी अच्छे से एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट अपन लोग कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर है बात? तो अपन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सेशन को बहुत अच्छे से मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं और वो हर एक डाउट आपका सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट बढ़ जाए। मैथ के अंदर आपका इतना इंटरेस्ट हो कि आप खुद से कॉन्सेप्ट क्रिएट करने लगो, क्वेश्चन को देखो और आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करने लगो। इस तरीके के अप्रोच से मैं आपको मैथ सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा साथ देने की जरूरत पड़ेगी। वो साथ क्या है कि आपको मैं जो सिखाऊं, मैं आपको जो बताऊं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक तो आपको प्रॉपर तरीके से समझना है, समझने के बाद जो आपको करना है प्रॉपर तरीके से उसको नोट करना है, अपनी हैंड राइटिंग में खुद के नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है। जैसे ही आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है, उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और उन कॉन्सेप्टों पर जो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं वो सारे के सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। अगर आपने अपने आप से इतना साथ दे दिया मेरा, तो आपका जो सब्जेक्ट है उसमें इतने ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि आप खुद से कॉन्सेप्टों को क्रिएट करोगे और क्वेश्चनों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ जाएगी। बात क्लियर है? तो आपको अभी तक जो हर एक चीज मजबूरी में सीखना पड़ रही थी वो आप इंटरेस्ट के साथ सीखना पड़ जाएगा। आपको हर एक डाउट इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, अगर मैं थोड़ी कोशिश की है तो सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं। तो फिर आपका बेसिक तरीका से क्या हो जाएगा, मैथ के अंदर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है बात? तो अपन इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, हर एक सब्जेक्ट में अपनी रुचि को बढ़ाएंगे और अपने हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे और सिलेक्शन को लेंगे, क्योंकि मजबूरी से करोगे तो हो सकता है सिलेक्शन हो और ना भी हो। और अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, बेहतर तरीके से पढ़ोगे, पूरा का पूरा कंटेंट बहुत अच्छे से कंप्लीट करोगे, तो ये 100% श्योर है कि थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो सकता है लेकिन आपको सिलेक्शन मिलना है। बात क्लियर है? लेकिन उसके लिए आपको मेहनत बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। डन? आगे बढ़े। तो मैंने लास्ट के जो सेशन में, जो पहला सेशन हुआ था, उसमें मैंने आपको जो सिलेबस है अरिथमेटिक्स का, उस सिलेबस को डिस्कस किया था कि अरिथमेटिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और ये टॉपिक्स किस तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा और किस रिदम में अपने ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले जो अपना टॉपिक होगा वो परसेंटेज होगा, परसेंटेज के बाद रेशियो होगा, इसके बाद अपने जिस ऑर्डर में जो सारा सिलेबस लिखा है इसी ऑर्डर में अपन को कंप्लीट करना है। परसेंटेज और रेशियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कम है, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो अभी तक आप लोगों ने जो अरिथमेटिक्स सिलेबस कंप्लीट किया होगा वो आपने एक मेथड से किया होगा कि आप हर एक टॉपिक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले को याद करते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे आपको चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें आपको बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं वो याद करवाए जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप इस अप्रोच से पढ़ोगे, जिस अप्रोच से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो आपको केवल परसेंटेज और रेशियो दो टॉपिक के आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। इन दोनों टॉपिक से आप चाहे सीआई हो, चाहे एसआई हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे डिस्काउंट हो, यहां तक कि टाइम वर्क हो, चाहे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो, कुछ भी टॉपिक आप उठा लेना अरिथमेटिक्स का, पूरे जो टॉपिक्स होंगे वो आप केवल और केवल परसेंटेज और रेशियो से खत्म कर दोगे। ठीक है? तो आपको विदाउट फॉर्मूले से, विदाउट पेन से मैं आपको मैथ सिखाने वाला हूं। तो सेशन में पेशेंस के साथ बने रहिएगा, पूरा सेशन देखिएगा, सेशन के हर एक कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हर एक सेशन में मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं और हर एक कॉन्सेप्ट पर जितने भी टाइप के अभी तक जो लास्ट ईयर में जो एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जामों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं और आगे किस तरीके के क्वेश्चनों की पॉसिबिलिटी है, यानी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को भी मैं बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। यानी कि आपको वो पूरा का पूरा कंटेंट जो एग्जाम में एक जरूरत है, जो एग्जामिनर की रिक्वायर है, जिससे आपका सिलेक्शन होना है, वो पूरा का पूरा कंटेंट आपको सेशन के थ्रू कंप्लीट करूंगा। ठीक है? तो मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था परसेंटेज, परसेंटेज में मैंने आपको क्या सिखाया था कि परसेंटेज है क्या, परसेंटेज का लॉजिक कैसे बना है, परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे निकला है और परसेंटेज से आपको क्या क्या बेसिक चीजें सीखना है जिससे एक एग्जामिनर क्वेश्चन के कॉन्सेप्टों को क्रिएट करता है। बात क्लियर है? तो मैंने यहां पर सबसे पहले सेशन में मैंने आपको यही डिस्कस किया था कि परसेंटेज है क्या। अगर आपको समझना है तो लास्ट के सेशन को जरूर देखें, जिसने देख लिया है वो बेहतर है, उसको आगे के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझने
आने आने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हुआ था, अपना सेशन हुआ था, उसमें मैंने आपसे बोला था कि जो कैलकुलेशन होती है, जिसमें अभी आपको बहुत ज्यादा डाउट है कि जो हमारी कैलकुलेशन है उसको कैसे हम इजी करें, कैसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को हम कम से कम टाइम में सॉल्व करें। तो उसका सबसे बड़ा जो फैक्ट होता है वो होता है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू। आपने अगर स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू कंप्लीट कर ली तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो कैलकुलेशन है, जो एक एग्जामिनर बहुत अच्छे से कैलकुलेटिव डाटा को देता है, उस कैलकुलेटिव डाटा को आप स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू के थ्रू बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे। क्लियर है बात? तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। मैंने आपको 30 से 35 स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, हर एक फ्रैक्शन वैल्यू को निकालना भी सिखाया था और कैसे याद करना ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू इनको बहुत अच्छे से देख लेना। जिसने नहीं देखा है तो लास्ट के सेशन को जरूर देखें, उसको कंप्लीट करें। हर एक सेशन से पहले इन स्टैंडर्ड फ्रैक्शनों का रिवीजन जरूर करें। आपको डेली रिवीजन करना है। जैसे ही सेशन को लो उसके पहले 5 मिनट का टाइम निकाल के जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू है इनका रिवीजन करो। दोनों तरीके से आपको देखना है, एक तो फ्रैक्शन के फॉर्म में परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है और एक डेसिमल फॉर्म में वैल्यू क्या होती है। दो तरीके से याद करोगे, दोनों तरीके से डाटा को सेट किया जाता है और दोनों तरीके अगर आपको याद हो जाएंगे तो कैसी भी कैलकुलेशन दे दी जाए एग्जामिनर के द्वारा आप उसको देखते ही सॉल्व कर लोगे। अभी मैं सिखाऊंगा कि कैसी कैलकुलेशन आप आसान तरीके से तोड़ लोगे। ठीक है, जैसे ही आपने जी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू सीखी थी तो मैंने आपको बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सिखाया था। जैसे अगर आपने 1/2 की स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू सीख ली तो मैंने यहां से 3/2 की भी निकालना बताया था, कैसे आप देखते ही निकालोगे। बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवाई थी, ये सारे एग्जांपल मैंने उसी के दिए थे कि अगर आपको 1/3 की स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो आप 17/30 की भी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे वो सारी की सारी अप्रोच मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की थी। ठीक है, एक बात का और आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो सेशन में पढ़ाया जाएगा, आज की जो सेशन में कंप्लीट हो जाएगा उसको दोबारा से फिर से आपको या जिस तरीके से आज समझाएंगे उसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में एक ही चीज को बार बार एक्सप्लेन करना वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और अपन को कम से कम टाइम में सिलेबस को क्या करना है, पूरा करना है। क्योंकि अपना ज्यादातर जो टाइम जाना चाहिए वो है प्रैक्टिस में, अपन को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो सिलेबस को बहुत कम समय में अपन को पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि सिलेक्शन के लिए हमें 3 से 4 साल का टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपन को 1 साल में ही सिलेबस पूरा करना है, प्रैक्टिस करनी है और सिलेक्शन को भी लेना है। बात क्लियर है? यानी 1 साल में 12 महीने में ही आपको पूरा का पूरा ये जो सर्कल है इसको कंप्लीट करना है कि अपन को सिलेबस, प्रैक्टिस और सिलेक्शन। बात क्लियर है? तो इस तरीके से अपना जो पूरा सिलेबस है वो होने वाला है। सिलेबस जो होगा वो कंप्लीट मैथ होगा, हर एक एग्जाम को टारगेट किया जाएगा, लेकिन लास्ट में जो टॉपिक्स हो जाएगा, जैसे परसेंटेज टॉपिक खत्म होने के बाद आपके 2 से 3 सेशन ऐसे रखे जाएंगे जो फिलहाल में वैकेंसी आने वाली है। जैसे अभी जो फिलहाल में वैकेंसी आएंगी वो यूपी पुलिस और यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी और जो रेलवे में जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो भी आएंगी। तो इस तरीके से अपने जो लास्ट के सेशन होंगे टॉपिक फिनिश होने के बाद, हर एक टॉपिक के बाद जो 3 से 4 सेशन होंगे वो उन जॉब्स को, उन वैकेंसियों को लेकर रखे जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी जो लेटेस्ट जॉब निकलने वाली है। जैसे 3 जॉब को अपन लास्ट के सेशनों में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि परसेंटेज से रिलेटेड इन जो वैकेंसी जो आने वाली है, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई और ग्रुप डी, इनमें जो परसेंटेज से कौन कौन से टाइप हैं जो पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, हर एक एग्जाम के सिलेबस को यहाँ पर क्या किया जाएगा, टारगेट में रखा जाएगा। बात क्लियर है? तो यहां तक उम्मीद है आप सभी ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सबसे पहला परसेंटेज का मैंने कॉन्सेप्ट जो बताया था, मैंने बताया था कि परसेंटेज को आगे पीछे लिखने से उसके सॉल्यूशन में, उसके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आता है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी आपको दिया था। ठीक है, कि कैसे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। कॉन्सेप्ट आसान था लेकिन उस कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बात क्लियर है? जैसे ही हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो आज का जो नया कॉन्सेप्ट होने वाला है उसमें हम समझेंगे कि जो अपनी बेस होता है कि परसेंटेज में जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज से क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं, ये जानने के लिए हर एक लैंग्वेज को अपन समझेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, सबसे पहला जो लैंग्वेज है वो क्या है। जैसे मैंने कहा है कि जो राम है, राम श्याम से 20% अधिक है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर जैसे आप देखोगे, जैसे मैंने कहा है कि राम की आय क्या है,
श्याम से 20% अधिक है। क्या है? अधिक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जो राम की इनकम है वो श्याम की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है? 20% ग्रेटर है। कितने परसेंट ज्यादा है? 20% ग्रेटर है। तो यहां पर हमें समझना है कि बेस क्या होगा। आखिरकार वो कौन कौन से शब्द हैं जिन पर अपन को फोकस करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो यहां ध्यान से देखना है, यहां पर क्या बोला गया है कि जो राम है, राम की आय किससे? श्याम से। राम की आय श्याम से, तो तुलना किससे की जा रही है? यहां पर कॉमन सेंस लगाना है। जैसे मैंने कहा राम की आय श्याम से, तो तुलना किससे की गई? श्याम से। तो जहां से तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, वो हमेशा और हमेशा क्या बनता है? बेस। तो यहां पर क्या आ जाएगा अपना? नीचे श्याम। क्या आ जाएगा? श्याम। और ऊपर क्या पहुंच जाएगा? राम। यानी नीचे जो आय होने वाली है वो राम की, सॉरी श्याम की होगी, और ऊपर जो आय होगी वो किसकी होगी? श्याम की होगी, सॉरी राम की होगी। तो यहां पर अपन को ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहां पर ये डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अपना बेस आखिरकार क्या बनेगा। अपना बेस क्या बनेगा, क्योंकि जब आप किसी बेस को बना पाओगे तब किसी की वैल्यू को आप फाइंड कर पाओगे। जैसे यहां जब आपको श्याम की आय का पता होगा तभी आप किसकी आय निकाल पाओगे? राम की आय। बात क्लियर है? जब आपको श्याम की आय पता होगी तभी जाके आप किसकी आय निकालोगे? राम की आय निकालोगे। बात क्लियर है? अब यहां पर ध्यान देना है आपको क्या, कि आपको श्याम की आय पता नहीं है और आपसे कहा गया कि अगर आपके पास श्याम की आय है तो राम की आय आपको पता चल जाएगी, उसकी 20% अधिक कर दो। जैसे यहां पर मैंने सपोज किया कि राम की आय 100 है, सॉरी श्याम की आय 100 है, और मैं आपसे पूछूं कि राम की आय क्या हो जाएगी, तो इस 100 का आप कितना निकालोगे? 20%। कितना निकालोगे? 20%। तो क्या हो जाएगी? यहां से जैसे ही आप देखोगे परसेंटेज हटेगा, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। एक तो तरीका ये है, या फिर दूसरा तरीका क्या है? 100 का 20% निकालना है, तो 20% की जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी? 1/5। कितनी होती है? 1/5। तो यहाँ 20% की प्लेस पर अपन क्या लिख सकते हैं? 1/5। कितना लिख जाएगा यहाँ पर? 1/5। और जब 5 से आप किसको डिवाइड करोगे? 100 को, तो कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25। यहां देखो इस तरीके से करेंगे तो यहां पर क्या है? 20%। तो यहां देखो ध्यान से, यहां 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/5। यहां देखो आप दो तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको एक तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी और एक क्या बताया था? बेसिक। जैसे यहां पर मैंने जब स्टार्टिंग में मैंने सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने एक तो क्या बताया था आपको कि परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, और अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में दी गई है तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाने की कोशिश की थी, तो आप उस चीज को समझो। यहां पर जो दिया गया है तो आप दो तरीके से सॉल्व करोगे। आप सॉल्व किससे करोगे? आप परसेंटेज वैल्यू से करोगे। किससे करोगे? परसेंटेज वैल्यू से, कि 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कैसे चेंज करोगे? अगर आपको याद नहीं है तो 20 बटे क्या हो जाएगा? 100। 20 से कम 20, 20 पंचे 100। तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी? 1/5। और यही मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ आपको डायरेक्ट सीखना है, यहाँ आपको इस तरीके से निकालने के लिए नहीं बैठना है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप यहाँ पर स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू निकालो फिर जाके अपनी कैलकुलेशन करो। तो यहाँ पर मैंने माना कि जो श्याम है, श्याम की आय 100 रुपया है, और 100 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 20 रुपया। सॉरी यहाँ पर ये क्या हो गया? 25। यहाँ क्या आ जाएगा अपना? 20 रुपए। कितना आ जाएगा? 20 रुपए। बात क्लियर है? तो कितने रुपए आ गए? 20। यानी कि श्याम की आय अगर 100 होती है और 100 का 20% निकालोगे तो 20 आएगा, तो राम की आय श्याम से कितनी ज्यादा? 20%। यानी 20% निकालोगे तो 20 आएगा। तो अगर श्याम की आय 100 हो गई तो राम की आय कितनी हो जाएगी? 120, क्योंकि ये क्या है? श्याम की आय से 20% ज्यादा है, और श्याम की आय है 100। श्याम की आय है 100, और 100 का अगर आप 20% निकालोगे तो वो कितना निकलता है? 20। तो कितने ज्यादा है? 20। अगर 100 में आप 20 जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 120। कितना आएगा? 120। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, या तो 100 का
20%, परसेंट हटाओगे नीचे 100 से डिवाइड, आंसर कितना आ जाएगा 20 रुपए। चाहे आप ऐसे कर लो 100 का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 20 आएगा। लेकिन यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होगा और यहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कैलकुलेशन भी आसान रहेगी और क्या होगा आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, एक कैलकुलेशन आपके माइंड में हो जाएगी। बात क्लियर है? तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि हमें किसको बेस मानना है और किस तरीके से अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने आपसे कहा है कि x y से कितना 25% छोटा है, कितना है 25% छोटा है। यहां पर समझो हमारे पास क्या है, एक तो x है और एक y है। अब यहां पर बेस क्या बनेगा, यहां पर जो बेस बनेगा सबसे पहले उसकी पहचान करेंगे। तो यहां पर बोला गया है कि जो x है y से, किससे y से, यानी तुलना किससे की गई, कंपैरिजन किससे किया गया है y से, कंपैरिजन किससे किया गया है y से। तो हमें सबसे पहले जो वैल्यू पता होनी चाहिए वो y की होना चाहिए। किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, y की। अगर हमें y की वैल्यू पता चल जाए तो फिर हमारे लिए सब कैसा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यहां पर देखो अगर हमें y की वैल्यू पता चल जाए तो y की वैल्यू को मैंने मान लिया कि कितनी है 100। 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि 100 एक कैलकुलेटिव डाटा नहीं है, 100 एक इजी डाटा है। 100 से जो कैलकुलेशन होती है वो आसान होती है। आप इसको कुछ भी मान लो, 500 मान सकते हो, आपका जो मन बोले वो मान सकते हो, लेकिन अपन वही डाटा मानेंगे, उसी डाटा को सपोज करेंगे जिससे अपने कैलकुलेशन कैसे हो जाए, आसान हो जाए। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? अपन को कौन सा डाटा लेना है जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो और अपना जो काम है वो भी निकल जाए। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम जो पूरे परसेंटेज में, जहां परसेंटेज का कॉन्सेप्ट होगा वहां पर ज्यादातर जो डाटा सपोज करेंगे वो 100 करेंगे। कितना करेंगे, 100 करेंगे। लॉजिक समझ में आया? 100 आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन उससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, जब डाटा बढ़ा लोगे तो कैलकुलेशन तो बढ़ेगी। और 100 से क्या होगा, क्योंकि परसेंटेज को हटाने के लिए या जोड़ने के लिए किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है, 100 से। किससे किया जाता है, 100 से। तो हम डाटा किसको लेंगे, 100 को। डाटा किसको लेंगे, 100 को। तो इससे अपनी कैलकुलेशन कैसी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो यहां पर जो बोला गया है कि जो x है वो y से 25% छोटा है। कैसा है, छोटा है। ध्यान देना है, अगर y 100 है, y अगर 100 है, y की वैल्यू 100 है, तो 100 का सबसे पहले आप क्या निकालोगे, 25%। 100 का कितना निकालोगे, 25%। तो 25% दो तरीके से निकाल, परसेंटेज हटाओगे 100 से डिवाइड करोगे। दूसरा तरीका क्या है, 100 गुणे 25% की स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। याद करनी होगी आपको, सिखाई गई है, बहुत अच्छे से समझाया भी गया है। इसको सॉल्व करोगे तब भी कितना आएगा, 25, और इससे भी सॉल्व करोगे तब भी कितना आएगा, 25। तो आप यहां पर देखोगे जब आपने y की वैल्यू का 25% निकाला, वो कितना निकला, 25। तो यहां पर बोला गया था कि x y से कितना 25% कम है, और 25% की वैल्यू तो आ गई 25, 25% की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो वैल्यू y की है 100, 100 से अगर 25 कम करोगे, छोटा का मतलब क्या होता है, कम, यानी माइनस करना। तो यहां पर आप देखोगे 100 से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, 75। कितना बचेगा, 75। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? एक तरीका हो गया। यहां आपने हर एक वैल्यू को निकाल कर किया, हर एक वैल्यू को निकाल कर किया। अब यहां एक कॉन्सेप्ट को समझो, जैसे हमने कहा है कि कोई वैल्यू अगर नंबर में कम या ज्यादा है, ध्यान से समझना, अगर कोई वैल्यू नंबर में कम या ज्यादा है तो वो परसेंटेज में भी तो कैसी होगी, कम या ज्यादा होगी कि नहीं होगी। अगर जैसे मैंने कहा है आपसे कि ये 10 100 से 90 कम है, तो ऐसा भी तो कह सकते हैं जब 10 की परसेंटेज वैल्यू और 100 की परसेंटेज वैल्यू, जैसे 10 की परसेंटेज वैल्यू माने 10% और 100 की परसेंटेज वैल्यू मानो 100%। ठीक है, तो यहां से हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो नंबर में कम ज्यादा होगा वो कैसा होगा, परसेंटेज में भी तो कम ज्यादा होगा। बात समझ में आई, जो नंबर में कम ज्यादा होगा वो परसेंटेज वैल्यू में भी तो उतना ही कम ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से क्या हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, देखो कॉन्सेप्ट छोटा है लेकिन देखो कैसे आपके कैलकुलेशन कम होगी, टाइम कैसे सेव होगा। यहां पर उसने कहा है कि जो x है वो y से कितना परसेंट कम है,
22 से 25% कम है। अब हमें यहां पर पता है 25% बराबर कितना होता है, 1/4। कितना होता है, 1/4। अब यहां से वो मेथड, वो अप्रोच स्टार्ट होने वाली है जिससे आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। उस अप्रोच को बहुत ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा है, ये हो गया आपका सारा का सारा बेसिक। ये जो मैंने आपको बताया ये बेसिक था, ये क्या था, बेसिक था। अब देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पर बोला गया है कि जो x है y से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत छोटा है, 25% छोटा है। कितने परसेंट छोटा है, 25% छोटा है। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू अपन सीख चुके हैं। यहां पर आपको डाटा से एज्यूम नहीं करना है। अब ना आप 100 मानो ना 150, कुछ भी ना मानो, आप केवल 25% को पकड़ के अपन आगे बढ़ेंगे। तो हमने मान लिया कि जो डाटा है वो 25% है, वो डाटा 25% है, और 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। कितनी होती है, 1/4 होती है। बात क्लियर है। अब यहां पर हमारे पास दो चीजें थी, x था और y था। हमारे पास x था और क्या था, y था। तो यहां हमें ये बताया गया है कि बेस क्या होगा और आपकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो यहां पर मैंने कहा है जिससे तुलना की जाए वो आपका क्या होगा, बेस होगा। तो यहां पर आप देखो जी बेस है, यहां पर क्या है, बेस है। तो यहां जब हमें डाटा कुछ मानना ही है तो क्यों ना हम परसेंटेज के फ्रैक्शन के बेस को ही वो डाटा मान लें। तो यहां पर मैंने मान लिया कि जो बाई की वैल्यू है, क्योंकि अपना बेस क्या है यहाँ पर, बाई, तो मैंने मान लिया कि जो बाई है, बाई ही हमारा क्या है, बेस है। बेस क्या है, बाई, और बाई की वैल्यू मान ली मैंने 4 यूनिट। सर्कल में बंद कर दिया क्योंकि वो यूनिट है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्या है, यूनिट। तो मैंने मान लिया कि बाई की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट है। कितनी है, 4 यूनिट है। लेकिन एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू भी निकलेगी। अब अपन ने डाटा मान लिया 4, आपने बाई की वैल्यू को 4 मान लिया, एक्स की वैल्यू को निकालना है। तो एक्स की वैल्यू तो क्या है, बाई की वैल्यू से 25% कम है। अब यहां ध्यान से देखो, अगर आप 4 का 25% निकालोगे तो क्या निकलेगा, 25/100, परसेंटेज हटेगा 100, 25 चौके 100, 4 से 4 को डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1। यानी कि 4 का 25% ही कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। अब छोटा है तो ये माइनस कर दोगे, अगर ज्यादा होगा तो इसको प्लस कर दोगे। अब x की वैल्यू y की वैल्यू से 25% कम है। 25%, 4 का 25% 1, 4 का 25% 1, तो 4 से 1 कम होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट। कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट। तो यहां पर आप लोग समझो क्या, कि अगर y की वैल्यू 4 हो जाती है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि कंडीशन आपकी ये फॉलो हो गई है कि अब यहां पर x की वैल्यू y से 25% कम है, यानी छोटा है। बात क्लियर है। हम अगर यहां पर देखें, यहां पर जो आपने निकाला था, यहां पर जो आपने वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, 100 और 75। तो यहां पर अगर आप रेशियो लोगे तो 25 या 75 और 25 चौके 100, तो यहां पर भी जो रेशियो आया था वो 3:4 आया है, और यहां पर भी जो रेशियो आया है वो 3:4। चाहे आप इस मेथड से करो चाहे आप इस मेथड से करो, ये इतनी सी मेथड है, इसमें आपका टाइम कम लगेगा। टाइम कैसा लगेगा, कम। और यहां पर आप देख सकते हो टाइम अपना कैसा लगेगा, ज्यादा। टाइम कैसे लगेगा, ज्यादा। और टाइम ज्यादा आपके पास एग्जाम में है नहीं। सीखने के लिए तो आपके पास टाइम अभी है कि आप सीख दोनों तरीके से लो, क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में ये चीज क्लिक ना करे, तो आप ऐसा तो नहीं कि उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ। आप कैसे, अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप इस बेसिक से कर सकते हो, जिस मेथड से आपने सीखा है उस मेथड से बेसिक तरीके से कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना है आपको इस कॉन्सेप्ट पर, इस अप्रोच पर ज्यादा फोकस करना है। एक एग्जांपल और मैं आपको लेकर बताऊंगा, बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करवा के दूंगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहां पर देखो, पी क्यू से, पी क्यू से क्या है, 37.5% अधिक है। ठीक है, पी क्यू से 37.5% अधिक है। यहां पर बेस क्या है, क्यू।
क्योंकि तुलना किससे की जा रही है, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, क्यू से। तो अपना बेस क्या बनेगा, क्यू। तो यहां पर आप डाटा तो मानना नहीं है आपको, आपको जो डाटा दिया गया है उसी पर काम करना है। डाटा क्या दिया गया है आपको परसेंटेज में 37.5, और मैंने क्या कहा था भाई, सीख के रखना है कि 37.5 जहां पर लिखा होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/8। क्या लिख सकते हैं, 3/8। अब यहां पर देखो, अब आप यहां पर देखोगे ध्यान से, यहां पर बेस क्या है आपका 8, बेस क्या है आपका 8। तो मैंने यहां पर जो कहा था कि बेस यहां पर है क्यू और यहां पर परसेंटेज में बेस है 8, तो आपको जब कोई डाटा मानना ही है, डाटा क्यों मानना है, डाटा इसलिए मानना है कि पी की वैल्यू को अगर आपको बताना है तो क्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे कंपैरिजन किया गया है कि जो पी की वैल्यू है वो क्यू से कितने 37.5% अधिक है। कैसी है, 37.5% अधिक है। जब आपको क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप उसका 37.5 निकालोगे और वो क्यू की वैल्यू में जोड़ दोगे तो आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, तो हमने उस डाटा को मान लिया कि क्यू की जो वैल्यू है वो 8 है, क्यू की जो वैल्यू है वो 8 है, हमने मान लिया क्यू की वैल्यू 8 है। और जब मैंने क्यू का जो वैल्यू 8 है इसका जब मैंने 37.5 निकाला तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3। आप बोलोगे सर कैसे निकली, तो उसको निकाल के भी मैं आपको सिखाऊंगा कि 8 इंटू 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/8, और 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर कितना आएगा, 3। और यहां पर बोला गया है कि अगर आपको क्यू की वैल्यू पता चल जाए तो उसका 37.5% निकाल करके क्यू में जोड़ देना तो पी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो क्यू की जो वैल्यू है उसका 37.5% निकाला तो निकला 3। तो इस तरीके से पी की वैल्यू कितनी निकल के हो जाएगी, 8 में 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगी, 11 यूनिट। अगर क्यू की वैल्यू 8 यूनिट है और पी की वैल्यू कितनी है, 11 यूनिट है, तो यहां पर इन दोनों को जब देखोगे तो पी क्यू से 37.5% ज्यादा होगी। कैसी होगी, 37.5% ज्यादा होगी। बात क्लियर है, यहां बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां देखो कितना आसान हो गया, कितने कम समय में भी आप निकाल सकते हो, ना आपको कोई डाटा मानना पड़ेगा, ना ही आपको कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हो, बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो इस अप्रोच से आप लोग पढ़ो कि आपको टाइम भी बचे, आपकी कैलकुलेशन भी कम हो और आपका सिलेक्शन भी हो। जब आपका टाइम बचेगा, कैलकुलेशन कम होगी, तो बेसिक सी बात है कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, यानी कि अब आप यहां पर समझो, खुद से जज करो इस चीज को कि जो जिस तरीके से, जिस अप्रोच से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको मजबूर कर रही है पढ़ने के लिए या इंटरेस्टेड बना रही है। आपको हर तरीके से इंटरेस्टेड बनाया जाएगा, आपको वो सारे तरीके बताए जाएंगे जिससे आपका सब्जेक्ट के अंदर मैथ जो सब्जेक्ट है इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, यानी कि आपको मजबूरी में नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मजबूरी में दो काम होते हैं, या तो आप उसको पकड़ लोगे या फिर उसको छोड़ दोगे, और 90% केसेस में मजबूरी में बहुत सारे काम छोड़ दिए जाते हैं, उनको किया नहीं जाता है। ठीक है, और मजबूरी में अगर काम छोड़ दिया तो फिर आप जीवन में आगे बढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो मजबूरी में आपको काम ना करना पड़े, आपको इंटरेस्ट के साथ काम करना पड़े, तो उसके लिए आपको केवल थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेरी हेल्प करनी है कि जो मैं आपको सिखाऊं उस हर एक वर्ड को, उस हर एक अप्रोच को आपको इतने अच्छे से फॉलो करना है कि आपको सिलेक्शन लेने में आपको खुद बिलीव ना हो कि किस तरीके से हमारा सिलेक्शन हो गया। बात क्लियर है, तो यहां पर इस चीज को समझने में कोई डाउट है क्या, कोई परेशानी? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, आपकी फिर भी डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, हर एक एफर्ट डाला जाएगा आपको समझाने में। ठीक है, अब जैसे इससे आगे जो लॉजिक बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे यहां पर उसने ये बोल दिया कि पी की जो पी है वो क्यू से 37.5% अधिक है, और यहां पर बोल दे कि जो पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू मान लीजिए यहां पर 3300 रुपए है। कितनी है, 3300 रुपए है। तो आपसे पूछ ले कि क्यू की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछ ले कि क्यू की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर समझो, सबसे पहले आपको दोनों में रिलेशन क्या मिल गया, 8:11 का या 11:8 का। यहां पर पी की जो यूनिट में वैल्यू निकली है वो 11 है, और एग्जैक्ट वैल्यू में इसी की 11 यूनिट की वैल्यू 3300 रुपए है। अगर हम यहां से 11 यूनिट की वैल्यू को जो दिया गया है 3300 रुपए, यहां से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो दोनों तरफ 11 से भाग कर देंगे तो कितना निकलेगा, यहां से 300 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हमें तो चाहिए क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू है भाई 8 यूनिट। कितनी है, 8 यूनिट। जब आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता है तो आप 8 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे,
8 यूनिट की वैल्यू निकाल पाओगे कि नहीं? तो दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 या 24, तो कितनी हो जाएगी? 2400 रुपए। इस कैलकुलेशन को करने में आपको कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 सेकंड। कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 सेकंड। और इसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने जो कहा है आपसे कि आपको विदाउट पेन और फॉर्मूले के पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट कराएंगे, तो पूरी तरीके से कोशिश है कि आपको करवाएंगे और आपको सिखाएंगे भी। ऐसा नहीं कि केवल सिलेबस को पूरा कर दिया जाए, आपको कुछ आए ना, आपको पूरी तरीके से सिखाया जाएगा और आपको आएगा भी, इसकी पूरी गारंटी है। बस जो पढ़ाया जाए उसको डेली टू डेली क्या करना है, आपको नोट करना है, रिवीजन करना है, और जिस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बोलूं वो प्रैक्टिस भी करना है। तो आज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की है, उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छे से और ज्यादा टाइप बनाकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे और इसको रिवाइज भी करोगे। आगे से नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और नेक्स्ट लेवल से कॉन्सेप्ट के बाद फिर वो सारे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाले हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी करना, चाहे बैंकिंग की, चाहे सीडीएस की, चाहे किसी स्टेट एग्जाम की, चाहे रेलवे की, हर एक एग्जाम में जो मैथ पूछा जाएगा वो पूरा टारगेट किया जाएगा, हर एक एग्जाम का मैथ कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे और इसी तरीके से मेहनत करते रहोगे, क्योंकि आपके ड्रीम्स आपकी माँ बाप की उम्मीदें हैं। आपकी माँ बाप की उम्मीदों को अगर पूरा करना है तो आपको अपने सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करते रहेगा, आपकी माँ बाप की उम्मीदें 100% पूरी होंगी और कम से कम समय में भी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन में यहीं रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।